जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच अमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर साहब। पहली बात तो मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि जो कुछ मिडल ईस्ट में हुआ, जिसमें यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, हम देखते हैं आईए सेफ गार्ड्स, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई। क्योंकि आप वो कह रहे हैं, ईरानी कह रहे हैं कि हम तो आईए से बाहर जा रहे हैं। भाई, तुम तो हमारी फैसिलिटीज देख जाते हो, बाद में जाके उसकी खबरें देते हो और हम पे हमले कर देते हो। आपको क्या लगता है, और जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वक्त किया है या हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है? क्या दुनिया लॉ से भाग गई है, कानून से भाग गई है? डॉक्टर साहब, जिस तरह गजा में चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ठीक है, आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉर क्राइम्स हुए हैं। इवन के मैथ्यू मिलर, जो कि फॉर्मर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था, उसने भी बोल दिया था उस वक्त। तो मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि ये एक क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका हुआ है? क्या इंटरनेशनल सिस्टम में अब वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर सिर्फ ये अल्फाज ही हैं, या कि डू यू थिंक दे स्टिल एग्जिस्ट? और फिर मैं एससीओ पे भी आना चाहता हूँ। ये जो अभी हो रही है, आप अक्सर कहते हैं कि ये एंटी वेस्ट ब्लॉक हैं, तो इसके एफिकेसी के ऊपर भी बात करनी है कि ये भी खत्म हो चुके हैं क्या? इनकी क्या वैल्यू है? अमेरिका बहादुर दुनिया में अकेले ही है? जरा प्लीज, मैंने कहा आपसे थोड़ी। तो आपका जो सवाल है, मतलब ये जो सवाल के इज इंटरनेशनल लॉ ए फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इज अ कांस्टेंट। मतलब ये हर आईआर क्लास में ये डिबेट उठ जाता है। तो अगर आप यूएन के कायम होने से पहले अगर आप देखें, तो इट वाज बेसिकली ए वर्ल्ड जहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर काम कर रहा था। ग्रेट ब्रिटेन यूज्ड टू कीप पीस बाय ट्राइंग टू बैलेंस अगेंस्ट द इमर्जिंग चैलेंजर। अगर जर्मनी ज़रा स्ट्रांग हो गया तो वो फ्रांस और रशिया के साथ मिल जाता, रशिया स्ट्रांग हो गया तो रशिया के खिलाफ वो फ्रांस से मिल जाता। तो इस तरह से उसको कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की लॉजिक थी, जहाँ पे ब्रिटिश ट्राई टू कीप, इसको रियलिस्ट कहते हैं ऑफशोर बैलेंसिंग। तो दे वुड प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ ए हेजिमॉन इन एनी रीजन। यानी बरतानिया की हेजेमनी नहीं थी यूरोप पे, लेकिन वो किसी को हेजिमॉन बनने नहीं देता था, बट उससे बैलेंस ऑफ पावर रहता था। लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर फ्रांस ने अटैक कर दिया जैसा कि नेपोलियन के ज़माने में, तो बरतानिया ने फाइनली उसको हरा दिया था, राइट? सो इट वाज ओनली व्हेन द इंटरेस्ट हर्ट। ऐसा कोई इंटरनेशनल इदारा पहले नहीं था। तो अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब अमेरिकन हेजेमनी शुरू हुई दुनिया में, तो अमेरिका ट्राई टू डू इट इन ए मोर लीगल वे। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कायम किए, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड कोर्ट, आईसीसी, इतने सारे अब प्रोलिफरेट हो गए इंटरनेशनल कोर्ट। तो अब सवाल ये होता है कि भाई आप इंटरनेशनल रिलेशंस को छोड़ दें, आप किसी भी कंट्री को ले लें और उसमें देख लें पैसे वालों को क्या वही जस्टिस मिलती है जो गरीबों को मिलती है। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, यू नो। बड़े बड़े क्रिकेटर्स कत्ल करके बच गए एक्सीडेंट्स करके, और छोटे छोटे लोग फंस जाते हैं छोटे छोटे क्राइम में। सो इवन इन वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, जैसा आप अमेरिका को ले रहे हैं, जितना ज़्यादा लीगल सिस्टम्स वगैरह होते हैं, उसके बावजूद अगर आपके पास अच्छा लॉयर है तो यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अवे देन इफ यू आर पर्सन जो अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है इन द डोमेस्टिक या अरीना में जहाँ पे आपको परफेक्ट जस्टिस मिल सकती है, वेदर यू आर रिच और पुअर, इन्फ्लुएंशियल और नॉट। इंटरनेशनल रिलेशन में ये ज़रा ज़्यादा एम्फसाइज्ड है बिकॉज देयर इज़ नो इंटरनेशनल गवर्नमेंट। क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो इंटरनेशनल एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और रूल्स हैं, दे बिकम मोर पावरफुल व्हेन दे आर इन अलाइनमेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ द हेजिमॉन। तो मिसाल के तौर पे अगर हेजिमॉन के इंटरेस्ट में भी है और इंटरनेशनल रूल भी है, तो वो रूल मजबूत हो जाता है क्योंकि द हेजिमॉन विल एनफोर्स दैट रूल। ठीक है। लेकिन अगर हेजिमॉन के इंटरेस्ट में नहीं है, देखिए जो सबसे ज़्यादा मॉकरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो हुई है इस वक्त, कि दो न्यूक्लियर पावर ने
एक पावर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स के बहाने उसको अटैक किया। और उन दो न्यूक्लियर पावर्स में एक का न्यूक्लियर पावर इज इलीगल, यानी इजराइल के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इलीगल है। इजराइल के ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं होता। इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। जैसा अमेरिका का इज एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ, इट इज नॉट इजराइल। लेकिन इजराइल पे कोई सैंक्शंस नहीं है। कौन लगाएगा? किसकी हिम्मत है सैंक्शंस लगाने की? मुस्लिम दुनिया क्यों नहीं लगाती सैंक्शंस इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स पर? व्हाई डोंट मुस्लिम कंट्रीज, 50 वोट है इनके यूएन में, क्यों नहीं ये डिमांड करते कि इजराइल के ऊपर इंस्पेक्शंस हो? न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दिए आप, उनके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी हैं। हाँ, जब फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है कई बार उसने गाजा में, तो जब भी कोई, बिकॉज ये कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है इन दीज केसेस। सो ईरान ने थोड़े गलती कर दी बाय ज्वाइनिंग एनपीटी। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान वर नॉट पार्ट ऑफ एनपीटी, तो उनके उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ व्हेन दे वेंट न्यूक्लियर, जो ईरान के साथ हुआ। तो ईरान ट्राई टू प्ले बाय द रूल्स, इट बिकेम मेंबर ऑफ एनपीटी, इसलिए तो आईएईए इंस्पेक्शंस होते हैं, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि आईएईए से अगर निकल भी जाता है पूरी तरह से और एनपीटी से भी निकल जाता है ईरान, तो सैंक्शन से थोड़ी बचेगा यूएस के। और यूएस के सैंक्शंस जो हैं ईरान के ऊपर, दे आर इलीगल सैंक्शंस। इसके खिलाफ ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स का वन ऑफ द मौक़िफ़ जो ब्रिक्स का है, इज टू गो अगेंस्ट व्हाट दे कॉल एज इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस। क्योंकि ये सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाए हैं ईरान के ऊपर, दे आर नॉट कमिंग थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो डायरेक्ट यूएस लगा रहा है। तो यू शुड अंडरस्टैंड के दैट दे आर नॉट सैंक्शंस, लव सैंक्शंस हम उसको लेकर उसको लेजिटिमेसी दे देते हैं। यू शुड सी दैट एज इकोनॉमिक वॉरफेयर। तो ईरान पर मुसलसल इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है बाय वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज दिस इज नॉट लेजिटिमाइज्ड। अब ये जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, रशिया का आप बयान सुने, चाइना का भी बयान सुने, दे हैव बोथ कॉल्ड दीज अटैक्स एज इलीगल बिकॉज देयर वाज नो, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट स्ट्राइक के बाद तो आप हमको बताएं कि भाई कि इमिनेंट थ्रेट थी या नहीं थी, कि ईरान अभी हमला करने वाला है। इसलिए इट्स लाइक सेइंग कि वो वेस्ट में होता है ना, बंदूक खींच रहा है लोग, तो आप यू आर फास्टर ऑन द ड्रॉ, आप उससे पहले खींच के उसको मार दिया, बट यू हैव टू प्रूव दैट द पर्सन वाज गोइंग फॉर हिज गन, वरना इट्स मर्डर, राइट? तो ईरान के साथ जो हुआ है, इट इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज अ मॉकरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इनफैक्ट मतलब अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं तो हर मुल्क को कहूँगा भाई जितना जल्दी हो सके आप उतने जल्दी न्यूक्लियर पावर बन जाए या बेगैरत हो जाए, ताकि तलवे चाटते रहें इजराइल और अमेरिका के, या अगर थोड़ी बहुत खुददारी दिखाना है तो देन यू शुड बिकम अ न्यूक्लियर पावर, ईदर ऑफ द टू। बात तो सही है कि बात तो बिल्कुल सही की आपने डॉक्टर साहब, कि तलवे चाटें या फिर ये है कि खुददारी दिखाएं। हम तो शुक्र है बच गए, उन पुराने वक्तों में हमने बना लिया न्यूक्लियर वेपन, तब तो हम अभी हमें पता ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंट रही, डिस्पाइट द फैक्ट वी हैड डिक्टेटर्स और ट्रांजिशंस बड़ी तेजी से हो रही थी, लेकिन हमारे डिक्टेटर्स ने भी न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एनपीटी के मेंबर्स भी नहीं थे ना इंडिया के साथ। यस वन एडवांटेज, वरना फिर आपको जो पीसफुल, आपको पता है ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो अमेरिका ने शुरू किया था 1960 में, जब ये शाह के ज़माने में। सो जब वो दोस्ती थी अमेरिका से तो आपको हर चीज़ मिल जाती थी, यू नो। इसलिए मैंने एक बार एक सऊदी जनरल से पूछा था कि भाई तुम इतने दोस्त अमेरिका के, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं है? तो पहले तो वो डर गया, इधर उधर देखने लगा कि दूसरे लोग तो नहीं सुन रहे ये सवाल मेरा। आई एम टॉकिंग ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहा हूँ, सऊदी बाजू बैठा हुआ था मेरा एट ए डिनर इन वॉशिंगटन। तो जब मैं उससे पूछा तो वो फिर बोला, तो ततकल्लम अरबी, बोला थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। तो फिर वो थोड़ा बहुत मुझे अरबी में बात करने लगा। एंड देन ही सेज उसने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। उसने कहा कि मैं एक बार अमेरिका आया था तो रेडियो शैक से मैंने वॉकी टॉकीज खरीदे थे अपने बच्चों के लिए।
तो ये लोग डिजर्ट में जाने का शौक बहुत है ना, सऊदियों को, अरबों को, डिजर्ट में जाके वो टेंट डाल के रहते हैं थोड़े दिन। तो he said, मैं डिजर्ट में था वहां पर, और वो वॉकी टॉकीज ऐसा जबरदस्त काम कर रहे थे that I realized कि जो मैं रेडियो शैक से वॉकी टॉकीज लिया था, they were qualitative better than what US was providing our army. तो हमारे आर्मी के पास जो मिलिट्री ग्रेड वॉकी टॉकीज थे वो उतने अच्छे नहीं थे। तो इसको आइडिया आया, इसने सोचा चलो प्रमोशन निकलता है इसमें से। उसने एक प्रपोजल लिखा कि हम रेडियो शैक से खरीद लेते हैं। आपको पता है अमेरिका से इजाजत नहीं मिली उनको टू बाय इन बल्क। तो ही वाज सेइंग कि हमको ये अच्छे रेडियोज नहीं देते तो हथियार लेने की इजाजत कहाँ मिलेगी, न्यूक्लियर वेपन से बहुत दूर की बात है। ही वाज ट्राइंग ना, एमबीएस ने बहुत कोशिश की कि एक्सचेंज कर ले पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर। देखिए वेपनाइज होने से पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो होना चाहिए ना आपके पास, वरना 0 to 60 कैसा जाएंगे वो। तो ही वाज होपिंग कि मे बी अब्राहमिक अकॉर्ड साइन कर लेता हूँ, मेरे को 2-4 न्यूक्लियर रिएक्टर मिल जाएंगे, एंड देन लेटर ऑन अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता देन आई गेट द जस्टिफिकेशन टू गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स ना। तो आई थिंक वो 2 स्टेप स्टेज है उनकी प्लानिंग का, लेकिन पहला स्टेज ही नहीं हो रहा, अभी तक अग्रीमेंट नहीं मिला। मतलब बाइडेन ने तो अग्री कर लिया था कि आई विल गिव यू न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल, वो इजराइल से इजाज़त ले रहे हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप बेगैरत होकर तलवे चाटें या स्टैंड अप, तो आपके ऊपर सैंक्शन जरूर लगेंगे। एंड मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके महल्ले में गुंडा आ गया और तो फिर आपको झुके सलाम करना ही पड़ता, या लड़ो पिटो या बिकम स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर साहब ये जो थोड़ा आ जाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ पे आ जाएं, व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की भी मुलाकात हुई है, डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। डू यू थिंक कि जा रहे हैं मोदी साहब इसमें जाएंगे इस दफा, हालात बेहतर हो गए हैं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि कैन दे रियली कैन दिस ऑर्गेनाइजेशन रियली वर्क? चाइना का इस सारे क्राइसिस के अंदर कोई रोल नहीं है, एससीओ को कोई रोल नहीं है। ये तो हम कहते हैं जी ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस खड़े हो रहे हैं, ये तो मुंह भी नहीं खोलते अपने। तो देखिए मैं आपने बात किया, मैं देखता हूं कि मैंने एक दोनों की लिस्ट आजू बाजू रखी, एससीओ और ब्रिक्स की। ओके। तो मेरे शो देखने वाले, मैंने ब्रिक्स की मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक शो किया जिसमें मैं सवाल पूछा कि क्या इंडिया को रहना चाहिए एससीओ और ब्रिक्स में। देखिए बातें तो इंडिया ब्रिक्स वाली करता, लेकिन चमचागिरी इजराइल की करता है। इंडिया ने जिस तरह से वोट्स डाले हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस पे, यूएन के रेजोल्यूशंस वगैरह पे, दे आर ऑल कंसिस्टेंट विद इजरायली इंटरेस्ट। फिर ये कहता है कि हम साथ साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब कौन आया इंडिया? सिर्फ सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, यही लोग आए ना। और तालिबान के मैं सुना कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक सीक्रेट ट्रिप मारी दिल्ली की। सिर्फ मुसलमान आए ना इंडिया को के साथ खड़े रहने के लिए। क्या इजराइल का कोई आया फॉरेन मिनिस्टर या जनरल नेतन्याहू? कोई नहीं आया इंडिया। सो ईरान फॉरेन मिनिस्टर केम टू इंडिया, लेकिन इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग विद ईरान। ये जो लफ्ज इंडिया ने बड़े अकड़ के, मोदी ने जो कहा था पुतिन को, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इजराइल को कहे। पिछले 1.5 साल में उसने 7 मुल्कों पे हमला कर दिया। कब कहोगे नेतन्याहू को दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर? सो इंडिया हैज बिकम ए मिसफिट आई थिंक इन ब्रिक्स एज वेल एज इन एससीओ। तो अगर आप ब्रिक्स और एससीओ को लें तो 4 कंट्रीज आर कॉमन टू बोथ ऑफ देम, विच इज चाइना, रशिया, इंडिया और ईरान। ये चारों दोनों में है। और ये तीनों बड़े मुल्क आर नॉट डूइंग मच टू प्रोटेक्ट इजराइल। अगर आपको चॉइस मिली कि अमेरिका के आप चमचे बने या इंडिया, रशिया, चाइना के, आप मुझे एग्जाम्पल देके अमेरिका ने किसी एलाई को छोड़ा है? आज भी कल हेग में ट्रंप अग्रीड के मैं पेट्रियट मिसाइल भिजाऊंगा यूक्रेन के लिए। यूक्रेन को नहीं एड नहीं दी उसने, लेकिन जो बाइडेन ने प्रॉमिस की थी वो रोका नहीं ट्रंप ने। वो एड जा रही है यूक्रेन को जो बाइडेन ने अप्रूव करके गई, तो वो चलते रहेगी और 5-6 महीने। यूक्रेन खड़ा कैसा है अभी तक? देखिए यूक्रेन तो कभी का गिर जाना चाहिए था ना, 3 साल से ज्यादा खड़ा हुआ है। बिकॉज ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे पुट देयर मनी एंड देयर वेपन्स वेयर देयर माउथ इज। रशिया बड़े बड़े बातें क्या किया उसने ईरान के लिए पिछले 13 दिन की जंग में? कुछ नहीं।
S400 भिजा देता थोड़ा, नहीं वो S300 भी क्या हुआ, S150 दिख रहे थे मुझे, वो कुछ कैपेसिटी ही नहीं है इस मुल्क की डिफेंस की। ना चाइना ने कुछ किया, बस खाली तेल खरीद रहे हैं, वो भी डिस्काउंट पे 7% कम मार्केट प्राइस से लेता है चाइना। 90% ईरान का ऑयल लेता है। अगर ईरान से चाइना ऑयल नहीं खरीदेगा तो ईरान तो खत्म हो जाएगा, इट विल बी ओवर। सो दे आर डूइंग दैट क्योंकि वो डरते हैं अमेरिका से, ये मुल्क डरते हैं अमेरिका से। तो ब्रिक्स एंड SCO आर जस्ट एस्पिरेशनल, दे आर नॉट रियल पावर्स। और SCO में भी जब SCO का रेजोल्यूशन आया ईरान के को लेकर, बहुत सीरियस कॉन्डमनेशन अमेरिका का और इजराइल का उन्होंने किया, लेकिन इंडिया ने साइन अप नहीं किया, तो SCO में कंसेंसस ही नहीं आया, राइट। तो अगर आप दूसरे ब्लॉक्स के जासूसों को अपने ब्लॉक में भर लिए, जैसा कि मैं UAE को देखता हूँ, UAE की जगह बनती है ब्रिक्स में, या सोचिए आप, UAE तो I2U2 का बंदा है, ये इब्राहिमी अकॉर्ड साइन किया हुआ बंदा है। आई मीन दिस कंट्री इज सो अलाइन विद द वेस्ट, उसको ब्रिक्स में कैसा ले लिया? अगर आप इकोनॉमिक अलायंस बनाना है तो कनाडा को ले लें, बर्तानिया को ले लें, और क्या चाहिए? मतलब लाइक इफ इट जस्ट एन इकोनॉमिक थिंग ब्रिक्स, तो अमेरिका को ले लें। राइट, व्हाट इज द लॉजिक इफ इट इज एन अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर? अल्टरनेटिव कैसा होगा? द एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर के मेन प्लेयर्स को आप चूज कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज नॉट गोइंग एज प्लान्ड। और आईडी उन्होंने जो बैंक बनाया ब्रिक्स का, जो डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसने अपनी पूरी लाइफ लाइन, कुछ 5-10 साल से चल रहा है, उन्होंने पूरे 10 साल में जितने लोन्स दिए हैं उससे 35 गुना ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ 2024 में दिए, 35 गुना ज्यादा। तो सोचिए आप कितना फर्क है, लाइफ टाइम लोन्स बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक और 2020 35 गुना ज्यादा है। सो इट्स नॉट अ कंपटीशन एट ऑल। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं ना मल्टीलैटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड पे, कुछ भी नहीं है। आपने देखा नेटो समिट का एक ही थीम थी, ट्रम्प की चमचागिरी, राइट, टू अपीस ट्रम्प। उसको लिया के रॉयल ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, 20 शेफ्स 18 वेटर्स सर्व कर रहे हैं डिनर के लिए, तमाशे। उसको डैडी कह रहा है नेटो का चीफ डोनाल्ड ट्रम्प को। अब जूते तलवे चाटना बाकी था, यूक्रेन को साइड में कर दिया, जेलेंस्की को समिट में नहीं बुलाया। आप उसका फाइनल स्टेटमेंट देखिए, हर पिछले 3 फाइनल स्टेटमेंट्स नेटो ने किया जिसमें बार बार यूक्रेन विल बिकम मेंबर ऑफ नेटो, इस बार वो सेंटेंस भी नहीं है। देखिए दे हैव डन एवरीथिंग नॉट टू पिस ऑफ ट्रम्प। भाई कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, फ्रांस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, फ्रांस पूरा नेटो यूएस को छोड़कर इज नॉट स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस। मैं अभी नेटो पे शो का रिव्यू अपलोड किया तो फोटो में सडनली मुझे अर्दोगान दिखा, उसमें जो फोटो यूज कर रहा हूँ मैं एज अ थंबनेल। देन मैं याद है, अरे ये भी बंदा वहां पे क्या किया? कुछ नहीं कुछ सुनने में आया, डिड ही स्टार्ट द इश्यू ऑफ ईरान या गल्फ या गाजा? कुछ भी नहीं। एंड अमेरिका इज द मेन प्लेयर इन ऑल ऑफ दीज इश्यूज ना, राइट। उन्होंने बस, इट वाज ऑल अबाउट ट्रम्प। So I think abhi bhi you can say that we are living in a system which is completely dominated by the US, and जितना भी multilateral या international norm wise चीजें होती हैं, it is to the extent that the US allows it. सही है डॉक्टर साहब, ये तो यूएस अलाउ करता है तो सारा कुछ होता है। डॉक्टर साहब ये जो 5% वाली बात है, आप इसको कैसे देखते हैं? दैट दी नेटो ने कहा है कि जी हम 5% डिफेंस पे लगाएंगे। कुछ ममालिक हैं जो काफ़ी बड़ी तादाद में, ऐसे मैं एक चार्ट देख रहा था कि जो नज़दीक भी नहीं है, स्पेन को गालियां दे रहा था ट्रम्प। और आपको क्या लगता है ये 5% बाकी लगाएंगे? 2 मुल्क हैं जो 3-3.5% के ऊपर डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं आजकल, वो इंडिया और यूएस है। तो यूएस, देखिए यूएस की $30 ट्रिलियन है और उसका 10%, उसका 5% $1.5 ट्रिलियन होता है।
तो यूएस इज स्पेंडिंग अबाउट $1 ट्रिलियन, तो अबाउट 3-3.5% यूएस खर्च कर रहा है। इंडिया का $75 बिलियन था पीछे, राइट, आउट ऑफ $4 ट्रिलियन। तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10% विल बी 400 बिलियन और उसका 5% विल बी 200 बिलियन। तो इंडिया 2.5% भी नहीं खर्च कर रहा, राइट, 2.5% भी नहीं खर्च कर रहा, इट विल बी 100 बिलियन 2.5% पे। तो कोई भी खर्च नहीं कर रहा करंटली एक्सेप्ट द यूएस विच इज एट अराउंड 3.5%। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में कहा कि अगर कोई भी मुल्क 2% खर्च नहीं करता तो मैं उनको आर्टिकल 5 का अम्ब्रेला नहीं दूंगा, बेसिकली ख़त्म हो जाएगा नेटो। अब उन्होंने सेकेंड टर्म में 5% कर दिया, लेकिन 5% को एक्सप्लेन ऐसा किया कि 3.5% हार्डकोर डिफेंस और 1.5% साइबर वगैरह। तो उसमें क्या है, जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, लेट्स से कि कुछ तो प्रोग्राम होगा ना फ्रांस में, बर्तानिया में, इमिग्रेशन को लेकर, तो वो कह सकते हैं ये 1.5% में आ गया। तो आई थिंक द रियल टारगेट इज एक्चुअली 3.5%, नॉट 5%। तो अभी भी पूरे मुल्क 2% पे नहीं आए हैं, कुछ 8 मुल्क आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, बट सम मुल्क मुझे लगता है कि थोड़ा क्रिएटिव अकाउंटिंग करके वो 2% के करीब आ गए। प्लस डर गए ये, मतलब ये डर गए जेडी वैंस वगैरह से। तो सोचिए अगर आप यूरोप हैं एंड यू आर थिंकिंग ठीक है ट्रंप अगर चला भी जाता है 2028 में, जेडी वैंस आ जाएगा और 8 साल 2036 तक वो रहेगा, तो खत्म ही हो जाएगा ना नेटो। So they want to become self-reliant. तो अब suddenly they have awakened to the need of investing up to 3.5%. उसकी wisdom उनको समझ में आ रही कि हम जितना ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करेंगे हम उतना कम अमेरिका पे डिपेंडेंट रहेंगे, एंड दैट इज हाउ यू गेट योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। कि क्योंकि ये डर रहे हैं कि अमेरिका फौजें भी निकाल देगा यूरोप से। तो उन्होंने एक चीज़ अचीव किया विच इज़, मतलब दे काइंड ऑफ ट्रिक्ड डोनाल्ड ट्रंप इनटू गिविंग फुल कमिटमेंट टू आर्टिकल 5। उस पर वोट ले लिया ना, ट्रंप ने भी वोट किया कि रीअफर्म किया कि किसी नेटो मुल्क पे अगर हमला होगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे, वी ऑल विल डिफेंड। सो आर्टिकल 5, सो दैट्स अ बिग विन फॉर यूरोप जो ट्रंप ने किया। बट उनको क्या पता, ट्रंप एक दिन एक कहता है दूसरे दिन दूसरी बात कहता है, सो इट इज नॉट रियली वैलिड, बट एटलीस्ट इट्स मतलब सिंबॉलिक विक्ट्री कह सकते हैं आप, उनको मिल गया कि ट्रंप। तो बट आई थिंक यूरोप कैन नॉट मीट दैट बेंचमार्क 3.5%। उनकी इकोनॉमीज ठप हो रही हैं भाई, बिल्कुल ठप हो रही हैं। तो मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ निसान किक्स, छोटी एसयूवी है 2019 की। तो मैंने 2 खरीदे थे मेरे बच्चों के साथ, तो अब बच्चों को ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास एक पड़ी हुई है, सो आई वांटेड टू चेंज इट। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था तो मैं गया निसान के पास उसको सर्विस करवाने, तो बहुत ही पैसे ले रहे थे ना, तो चिढ़ आ रही थी मुझे। तो मैं टहल रहा था उस पार्किंग लॉट में, तो मैंने मर्सिडीज़ देखी है, तो मैंने कहा ठीक है तुम ये रख लो निसान, वो मुझे मर्सिडीज़ दे दो, कितने एक्स्ट्रा मुझे पैसे देने पड़े। तो इट वाज नॉट मच, वो भी उसी साल की है, 2019 की मर्सिडीज है, जिस 2019 की मेरी निसान थी, निसान किक्स, ये सबसे सस्ती निसान की गाड़ी है। जब मैंने उसके स्पेक्स देखे, दिस इज मर्सिडीज अप मतलब लग्जरी मॉडल है प्रीमियम, उस पे ना तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट था, ना तो लेन चेंज था, ना उसमें एप्पल कारप्ले था। मैं बोला ये सब फीचर्स नहीं है इसमें। तो मेरी 2019 की निसान इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस देन द मर्सिडीज। ठीक है, तो खैर मैंने वो लिया नहीं, वो उल्टा मैंने निसान पे खर्च कर दिए पैसे। आई थॉट आई हैव अ बेटर कार व्हिच व्हाई शुड आई गेट एन इंफीरियर कार। फिर आके मैं जरा क्यूरियस हो गया ना, तो थोड़ा जाके स्टडी किया, तो मैंने रियलाइज किया कि जर्मनी इज फॉलोइंग बिहाइंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैकेनिकल में आगे थे। तो सोफिस्टिकेटेड मर्सिडीज बना सकते, लेकिन उनकी जो ईवीज वगैरह में बहुत पीछे हो गए हैं, वोक्सवैगन भी बहुत पीछे हैं, वो भी चाइना में बन रहे हैं। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जर्मनी विल नॉट बी जर्मनी इन अनदर 10 years। चाइना वगैरह बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर BYD को कंपेयर करें, यहाँ तो बंद है,
तो मैं फिर BYD को जाके कहा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। BYD को अगर इन्होंने अगर कस्टम्स निकाल दिए ना तो BYD विल वाइप आउट जर्मन इकोनॉमी। तो इनके पास इकोनॉमी कौन सी एक्साइटिंग इकोनॉमी है यूरोप में, आप मुझे बताएं। कोई भी नहीं है। 1% से ग्रो हो रहे हैं। जर्मनी 0% से ग्रो हो रहा था पिछले क्वार्टर में। तो ये इकोनॉमी इनकी ग्रो नहीं हो रही। तो ये डिफेंस पे बजट अगर बढ़ाएंगे 1.5-2% ऑफ GDP, देन बजट का तो इट विल बी अ बिगर शेयर, राइट? समझे ना आप? GDP का 1% 1.5% बढ़ाना विल बी वेरी हाई ऑफ द, सो वेयर इज दैट मनी गोइंग टू कम फ्रॉम? दे विल हैव टू कट प्रोग्राम्स। और ये सारे के सारे वेलफेयर स्टेट्स हैं, दे कैन नॉट कट देयर प्रोग्राम्स। You have a class in this? Oh, okay. So Germany can't raise the budget without cutting welfare programs. So if they're going to cut welfare programs, तो फिर पब्लिक इनकी बोलेंगे ये क्या हो रहा है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एनर्जी इतनी बढ़ गई है। रशिया के वो उन्होंने पाइपलाइन डिस्ट्रॉय कर दिया। दे आर नॉट बाइंग रशियन गैस, सो अमेरिकन गैस खरीद रहे हैं विच इज नियरली डबल द प्राइस। तो उसकी वजह से भी उनका इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रॉफिटेबिलिटी इज डाउन। So I think Europe is falling behind technologically. Europe is falling behind. When we talk of artificial intelligence, talking of US or China, Europe से कुछ आया? Anything? Can you think of anything exciting in AI? हालांकि AI की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में, कुछ भी नहीं। They are struggling to keep up. So I don't think European economies will be competitive. और अगर इकोनॉमी कंपेटिटिव नहीं है तो वेयर विल दे गेट द डिफेंस बजट फ्रॉम? आप बोलिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात तो सही है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ से लगाएंगे। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, दैट इज ऑन इंडिया। आपको नहीं लगता जयशंकर साहब थोड़े साइलेंट हैं? अमूमन वो बोलते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज आते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ये जो अमेरिका की तरफ से एक वो जिसे आप कहते हैं ना कि ऑफ बैलेंसिंग किया गया है, खित्ते के हवाले से बातें हो रही हैं, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, ये जो कुछ हुआ है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर, आपको क्या लगता है इंडिया इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि दुनिया का सिस्टम अब कैसे चलेगा? बिकॉज जयशंकर साहब, ट्रम्प इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो डू यू थिंक इज दिस व्हाट इंडिया इज वर्किंग ऑन? क्योंकि इंडिया साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा, और जबकि उन्होंने ईरान को फोन भी कर दिया था और ट्रम्प को कुछ नहीं उन्होंने किया, ईरान को फोन किया सिंपैथी का। क्या कहेंगे इस पे? तो ईरान पे जो फोन किया, दैट वाज कमिंग आफ्टर द प्रेशर फ्रॉम सोनिया गांधी का जो आर्टिकल, हाँ, उसने तो ऑपेड में कहें कि ईरान ने इतना मदद की हमारी 1994 में सैंक्शंस, कश्मीर को लेकर सैंक्शंस इम्पोज होने वाले थे इंडिया के ऊपर, तो वोट वगैरह। शी रोट सम हिस्ट्री वेयर ईरान डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर US इंडिया, और इंडिया ने डिड नॉट रेसिप्रोकेट द सेम काइंड थिंग उनके लिए। बट द थिंग विद इंडिया इज, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा उतर गई ना टायर में से। दे आर क्वाइट बिकॉज इंडिया जो उचक रहा था इतने दिनों से, इट वाज बिकॉज द US वाज पेइंग अटेंशन टू इंडिया। इंडिया US रिलेशंस आर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल। बाइडेन आ रहे, मेरे ग्रैंड डॉटर को ऑटोग्राफ चाहिए नरेंद्र मोदी का, याद है आपको? फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा यू आर द बिग बॉस या कुछ कह दिया, तो इंडिया खुश हो जाती है। इंडिया इस तरह की चीज़ों में बड़ा खुश हो जाती है कि जयशंकर को ये कुर्सी मिली, वो कुर्सी नहीं मिली, एंड द रियल सब्सटेंटिव कुछ भी चीज़ें नहीं। तो आई थिंक दे हैव सडनली अवेकन टू अ वर्ल्ड वेयर ट्रम्प डजंट थिंक इंडिया इज दैट इम्पोर्टेंट। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडिया। आप देख लें, तो ही जब बात करता है तो तारीफें करता है, इज माई फ्रेंड एक्सेट्रा, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ही इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंगली। अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है इस बंदे ने, सेनेटर लिंडजी ग्राहम ने, जिसमें वो कह रहा है इंडिया और चाइना पे 500% टैरिफ लगा देगा अगर वो रशिया की तेल खरीदना नहीं रोकते। बट ट्रम्प इज, मतलब इज लाइक हाउ ऐसा कोई कंसिडरेशन ही नहीं आया। ही इज पुटिंग, दिस इज अ रिपब्लिकन सेनेटर पुटिंग दिस इन द बिल, और उसको डर नहीं है कि मैं इंडिया के खिलाफ जा रहा हूँ या इंडिया की लॉबी मेरे खिलाफ आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये और बात है कि दैट बिल में नॉट पास बिकॉज ट्रम्प विल अपोज इट फॉर अदर रीजंस, क्योंकि दिस इज कांग्रेस इंटरफियरिंग इन फॉरेन पॉलिसी ना, तो ट्रम्प विल नॉट वांट टू लूज दैट। बट आई थिंक इंडिया खामोश इसलिए बैठी हुई है कि दे डोंट वांट टू पिस ऑफ ट्रम्प, और उनकी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जब तक इंडिया इज गोइंग टू ट्राई एंड कीप क्वाइट।
उसके बदले अर्नब गोस्वामी हैज टेकन ओवर द जॉब। मैं अभी उनके एक शो पे गया था कल। मैंने आपका शो देखा, बड़ा मजा आया, यू स्पोक रियली गुड। हाँ, तो उस शो में इट वाज बेसिकली ट्रम्प बैशिंग ना, पूरा का पूरा द शो वाज। सो आई थिंक के अब मैं उसको भी देखा था, स्मिता प्रकाश वगैरह भी ये लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रम्प का। तो आई थिंक सिविल सोसाइटी से ऑपोजिशन आएगा ट्रम्प को, बट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप क्वाइट। फिर यहाँ पे डेरेक ग्रोसमैन टाइप बंदे जो हैं यहाँ पर जो पॉलिसी लिखते हैं वो कहेंगे इंडिया इज अनहैप्पी, और ये फुटनोट रहेंगे कि अर्नब गोस्वामी का शो देखें वगैरह। बट अदरवाइज आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू कीप क्वाइट टिल द इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जब तक साइन नहीं होता, बिकॉज द अल्टरनेटिव इज आल्सो नॉट अपीलिंग टू इंडिया ना, व्हिच इज चाइना। if India doesn't have good relations with the US, they are stuck between two people they don't like, so they have to like somebody. बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने राउंड अप दिया। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब सर। Thank you very much. Thanks.